गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2 कुमाऊँ का चंद राजवंश। तो कल हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज से हम कुमाऊँ में चंदों के राज के बारे में जानेंगे कि कैसे चंद वंश की यहाँ पे स्थापना हुई और किस किस को चंद वंश का संस्थापक यहाँ पे माना जाता है। क्योंकि हमारे पास प्राचीन अभिलेखों ग्रंथों की जो है अभाव होने के कारण यहाँ पे हमें पूर्णतः जो है स्पष्ट इतिहास देखने के लिए नहीं मिलता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि यहाँ पे चंदवंश का संस्थापक कोई थोहर चंद को मानता है तो कोई इतिहासकार चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को मानता है। तो और मतलब हम ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम किसको मानेंगे चंदवंश का संस्थापक? हम मानेंगे सोमचंद को, ठीक है। क्योंकि जो भी साक्ष्य इतिहास के हम देखते हैं उसमें जो थोड़ी बहुत मिलती है चीज़ें, मतलब पूर्णतः तो वो भी नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर माना जाए देखा जाए तो थोहर सन से ज़्यादा सोमचंद को वरीयता दी गई है कि सोमचंद जो है कुमाऊँ का चंदवंश का संस्थापक रहा है कुमाऊँ में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है बहुत से हमारे महाराजा हुए, राजा हुए, शासक हुए, सम्राट हुए, लेकिन इतिहास के उन्होंने जो है अपना इतिहास नहीं लिखवाया, अपने साहित्य उन्होंने नहीं लिखवाए, जिससे कि उनके बारे में हमें अभाव मिलता है, ठीक है। तो हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है कि कौन मतलब क्या हमारा इतिहास रहा है उत्तराखंड का, ठीक है। तो अगर हम गौरवमय इतिहास की बात करें तो यहाँ पे हमें सोमचंद और थोहरचंद दो लोगों के नाम देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें चंदवंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो पहले हम सोमचंद के विषय में देखते हैं कि सोमचंद को किन साक्ष्यों के आधार पर चंदवंश का शासक माना जाता है। तो प्रसिद्ध विद्वान जी हैं एटकिंसन जी, तो उन्होंने सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है, ठीक है। अगर आपका सवाल आता है, प्रश्न आता है कि एटकिंसन के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर होगा सोमचंद, ठीक है। तो इसमें दो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि उन्होंने क्यों सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है, ठीक है। तो पहली जो किंवदंती है, पहली जो अवधारणा है, उसके अनुसार कत्यूरी साम्राज्य जो है अपने पतन के उन्मुख पर था, मतलब पतन का जो समय था नज़दीक हो रहा था कत्यूर वंश का, ठीक है, चंदवंश से पहले। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि चंदवंश से पहले यहाँ पे किसका शासन था? कत्यूरियों का शासन था, ठीक है। कत्यूर के जर्जरित राज सिंहासन पर एक मतलब जो अंतिम जो शासक था वो एक अयोग्य शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, ठीक है। अभी चंदवंश स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कत्यूरी वंश चल रहा है। तो कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था ब्रह्मदेव वो एक अयोग्य था। उसके शासन के टाइम पर उसके सम्राट रहते हुए जो है उसके राज्य में बहुत से संयंत्र, अशांति और कलह फैले हुए थे। नियम मर्यादाओं पर आस्था भी नहीं थी। स्वेच्छाचारिता का ऐसा तांडव नर्तन हो रहा था, मतलब लोग अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर रहे थे। लूटमार हो रही थी, कोई किसी को भी धोखा दे रहा था, कोई किसी को भी मार दे रहा था। तो इस टाइप से जो भी वहाँ पे तांडव मचा हुआ था, तो उससे राज परिवार के सारे सदस्य भूमि के किसी टुकड़े पर स्वामित्व प्रदर्शित कर स्वतंत्र, मतलब वहाँ पे कोई भी लोग अपनी मर्जी से कोई भी टुकड़ा हथियार ले रहे थे ज़मीन का और अपना स्वामित्व वहाँ पे प्रदर्शित करके स्वतंत्र हो जा रहे थे। तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग लड़कर जन धन का व्यर्थ होम कर रहे थे। तो अराजकता, अनाचार और अत्याचार जो है चप्पे चप्पे पर व्याप्त हो गया था, विशेषतः कहाँ? चंपावत में, ठीक है। विशेषतः कहाँ हो गया था? चंपावत, जिसे पहले काली कुमाऊँ के क्षेत्र कहा जाता था। तो काली कुमाऊँ का जो क्षेत्र है चंपावत में, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा फैल चुकी थी। फलतः कुछ गणमान्य लोगों ने, तो ये सब देख के कुछ लोग थे जो सम्राट के मंत्री रहे होंगे या जो कुछ गणमान्य लोग जो सिंहासन पे बैठते होंगे, तो उन्होंने जो है एक उपाय सोचा और कन्नौज के तत्कालीन नरेश के पास गए, ठीक है। तो वो लोग क्या गए, वहाँ पे कन्नौज के तत्कालीन नरेश जो वहाँ पे था उसके पास मदद की गुहार के लिए गए और उन्होंने वहाँ पे कन्नौज नरेश से मदद के लिए अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए प्रार्थना की। तो कन्नौज के जो नरेश था उसने क्या किया, कन्नौज के नरेश ने
अपने भाई सोमचंद को कुमाऊँ भेज दिया। जो काली कुमाऊँ वाला ब्रह्मदेव का जहाँ पे शासन था, काली कुमाऊँ चंपावत में, तो वहाँ पे कन्नौज नरेश ने अपने भाई सोमचंद को भेजा कि वहाँ पे जाओ और देखो क्या वहाँ पे स्थिति बनी हुई है और कैसे वहाँ पे शांति हो सकती है, आप जाके देखिए। तो सोमचंद जो है शीघ्र ही वहाँ गए और स्थिति को संभालकर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। ठीक है, सोमचंद वहाँ गए काली कुमाऊँ में और उन्होंने जो है स्थिति को संभाला। तो उनकी जो ये योग्यता देखकर जो ब्रह्मदेव वहाँ का सम्राट था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री, जो उसकी एकमात्र इकलौती पुत्री थी, उसका विवाह सोमचंद से करा दिया। ठीक है, किसने? ब्रह्मदेव ने। तो जो कत्यूरी नरेश, अंतिम कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव था, उसने सोमचंद से अपनी इकलौती पुत्री का विवाह करा दिया और सोमचंद को कोतवाल छावनी चंपावत की भूमि जो है दहेज स्वरूप भेंट की। ठीक है, दहेज को यौतुक कहा जाता था, तो यौतुक यानी कि दहेज स्वरूप उसने चंपावत की कोतवाल छावनी किसको दे दी? सोमचंद को। और सोमचंद ने सुयो नामक स्थान पर एक किला बनवाया और राज्य करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सोमचंद ने वहाँ पर जो है चंद्रवंश की नींव डाली है, चंद्रवंश की स्थापना की और इस किंवदंती के आधार पर सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है एटकिंसन महोदय के अनुसार। अब दूसरी किंवदंती के अनुसार क्या है कि सोमचंद जो है वो बद्रीनाथ घूमने के पर्पस से आया था तो सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई ही, लेकिन वो जो है बद्रीनाथ घूमने के पर्पस से आया था। ये दूसरी कहानी है। पहली कहानी हम देख चुके हैं कि क्यों माना जाता है सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक। दूसरी कहानी है कि जो नरेश, कन्नौज नरेश का भाई था सोमचंद, वो बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पे यहाँ आए थे और ब्रह्मदेव से जब वो मिले, चंपावत में आकर ब्रह्मदेव से मिले, तो ब्रह्मदेव उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और दहेज में उन्हें चंपावत की जागीर दे दी। ठीक है, तो दूसरी भी इस टाइप से ही है, लेकिन पहली में यह है कि उन्होंने उनको बुलवाया था और दूसरी कहानी में ये बताया गया कि वो बद्रीनाथ की यात्रा में घूमने आए थे। तो ये है एटकिंसन महोदय के अनुसार उन्होंने क्यों मतलब सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है एटकिंसन जी ने। ठीक है, तो ये दो कहानियाँ प्रचलित हैं। अब जो नेक्स्ट इतिहासकार हैं हमारे, जो मानते हैं कि सोमचंद चंद्रवंश के संस्थापक हैं, वो कौन है? हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, तो श्री बद्रीदत्त पांडे जी भी मानते हैं कि सोमचंद चंद्रवंश के संस्थापक थे। तो उनके अनुसार कत्यूरी नरेशों के अत्याचार से पीड़ित होकर झूसी के जो राजपुत्र थे सोमचंद, उनको यहाँ लाया गया। ठीक है, कत्यूरी नरेश जो उस टाइम पे थे वो बहुत अत्याचार कर रहे थे जनता पर, तो राज्य पर, अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। जो अंतिम जो नरेश थे अयोग्य थे, प्रजा नहीं संभाल पा रहे थे, तो इसलिए लोग जो है झूसी के राजपुत्र को, यानी कि झूसी का जो राजपुत्र था सोमचंद, उसको यहाँ लेकर आए और उन्हें जनजीवन, रीति रिवाज आदि से पूर्णतः यहाँ परिचित करवाकर बलवान, नीति कुशल और कूटनीतिज्ञ बनाकर कत्यूरी राजाओं ने एक पदाधिकारी गंभीर देव की कन्या, ठीक है, एक पदाधिकारी था गंभीर देव, उसकी कन्या से जो है उसका सोमचंद का विवाह करवाया और चंपावत का शासक सोमचंद को बना दिया। ऐसा एक कहानी, ये तीसरी कहानी हो गई हमारी, ये बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है। तो एक दिन सोमचंद को ज्योतिषियों ने क्या कहा कि तुम भाग्योदय के लिए उत्तर की तरफ जाओ। ठीक है, तो सोमचंद, उस टाइम पे ज्योतिषी होते थे ना, जो राजाओं को सलाह मशवरा दिया करते थे, तो ऐसे ही सोमचंद का भी जो ज्योतिषी वाली मंडली थी, उन्होंने कहा सोमचंद से कि आप जाइए और उत्तर की तरफ यात्रा करके अपना भाग्योदय कीजिए, आपका भाग्योदय वहीं पे लिखा है। तो सोमचंद सौभाग्य अर्जन करने के लिए बद्रीनाथ की यात्रा पर चल पड़ा। ठीक है, ये दूसरी कहानी है। चौथी मान लो, ये बद्रीदत्त पांडे के अनुसार दूसरी कहानी है। तो कत्यूर का जो शासन तंत्र था उस समय ब्रह्मदेव के हाथ में था, तो वे सोमचंद से, जो ब्रह्मदेव थे, वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एकमात्र कन्या का विवाह सोमचंद से कर दिया। सोमचंद ने चंपावत का एक सुदंड दुर्ग की रचना तथा एक परिश्रम कर एक सशक्त राज्य की स्थापना फिर वहाँ पर की। ठीक है, जब ब्रह्मदेव ने दहेज में सोमचंद को एक क्षेत्र दिया, उसके बाद उस क्षेत्र में बैठकर, उस क्षेत्र की राजगद्दी में बैठकर सोमचंद ने और मेहनत की और परिश्रम किया और बहुत वहाँ पे का जितना बड़ा दुर्ग था उसको, पूरे चंपावत एरिया को अपने अंडर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 2-4 किंवदंतियाँ हैं, लगभग
सेम ही हमें देखने के लिए मिल रही हैं ये। तो ये जो थी एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना गया है? सोमचंद को। ठीक है, तो किसके अनुसार माना गया है? बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन महोदय के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना गया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं थोहरचंद। अगर हम थोहरचंद की बात करें तो थोहरचंद के चंद्रवंश के संस्थापक होने के पक्ष में दो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। एक तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813, जिसके रचयिता श्री डब्ल्यू फ्रेजर हैं। ठीक है, तो एक पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो कि 1813 की है। उस पुस्तक के अनुसार हमें ऐसा, उस पुस्तक में जो प्रमाण मिलते हैं उससे ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद था। अब जो ये रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल बुक का नाम है, इस बुक का नाम पहले आ चुका है पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा के इसको नोट्स बना लीजिए, आप इसको कहीं पे आप लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं डब्ल्यू फ्रेजर। ठीक है, कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जिसके रचयिता हैं श्री डब्ल्यू फ्रेजर, इन्होंने श्री हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर लिखा है। अब जो डब्ल्यू फ्रेजर हैं इन्होंने भी हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर लिखा है कि चंद्रवंश के जो प्रथम राजा थे उनका नाम थोहरचंद था, जो कि 16-17 की उम्र में कहाँ आए थे? कुमाऊं में आए थे। पहला प्रमाण ये देते हैं डब्ल्यू फ्रेजर जी, वो भी किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार। अब दूसरा प्रमाण है किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, एक और पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। इसके अकॉर्डिंग जो है इस पुस्तक में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि सन 1881 में फ्रांसिस हैमिल्टन ने जयदेव त्रिपाठी के पुत्र कनक निधि प्रेम निधि के साक्ष्य से लिखा कि जो राजा थोहरचंद थे वो झूसी से आकर नेपाल के किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहानी बताई जा रही है कि जो थोहरचंद था वो झूसी से आया और नेपाल के किसी राजा के वहाँ नौकरी की। तो उनके श्री जयदेव जो हैं उनके साथ थे। किसके साथ? थोहरचंद के साथ। कौन थे? श्री जयदेव थे। यह राज्य के करवीरपुर के राजा के अधीन था। राजा थोहरचंद और जयदेव त्रिपाठी ने अपने अन्य लोगों को बुलाकर करवीरपुर के राज्य को आक्रांत कर चंपावती में कुर्मांचल का राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो ये कहानी बताई जाती है थोहरचंद के लिए कि थोहरचंद और जयदेव ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और करवीरपुर का जो राज्य था उसको आक्रांत किया और मतलब आक्रमण करके वहाँ पर जीत के उसको चंपावती में कुर्मांचल राज्य स्थापित किया और जो बाद में क्या बन गया? कुमाऊं बन गया। ठीक है, ऐसा थोहरचंद के बारे में कहा जाता है। और कनक निधि प्रेम निधि त्रिपाठी की ने जो ये घटना बताई है कि उसने करवीरपुर के राज्य को जो है आक्रांत करके ले लिया था, तो ये जो स्थिति बताई है ये 350 वर्ष पूर्व बताया गया है। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व बताया गया? 350 वर्ष पूर्व। लेकिन अगर हम बाकी प्रमाणों को देखते हैं तो ये जो तिथि है या जो ये डिफाइन किया गया है ये वर्ष, ये जो है हमें गलत प्रतीत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी सूचना दी है कि अगर थोहरचंद, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या सूचना दी है कि थोहरचंद से संबंधित उपयुक्त दोनों विवरणों का अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि चंद राजाओं की प्राप्त 3 सूचियों में, ठीक है, जो चंद राजाओं की हमें 3 सूचियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें थोहरचंद के राज्यारोहण की प्राचीनतम संभावित तिथि 1262 ईस्वी है। ठीक है, तो हमें जितने भी प्रमाण अभी तक प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग थोहरचंद की जो राज्यारोहण की प्राचीनतम तिथि जो बताई गई है वो 1262 ईस्वी बताई गई है। जबकि 1223 में प्रसारित एक बौद्ध राजा काचत्य देव के ताम्रलेख में कुर्मांचल में सोमवंशियों की पूर्व उपस्थिति का विवरण हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर से हम ये समझते हैं कि जो चंद राजाओं की हमें सूचियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें थोहरचंद का जो राज्यारोहण बताया गया है कि थोहरचंद का जो राज्य आरोहण हुआ था वो कब हुआ था? 1262 में हुआ था। लेकिन वहीं अगर हम राजा काचत्य देव का ताम्रलेख देखते हैं तो उसमें हमें 1223 में ही सोमवंशियों के होने की पुष्टि मिलती है।
तो 1262 से पहले 1223 आता है ना, तो 1223 में ही हमें जो है सोमवंश की उपस्थिति मिल गई। तो इसका मतलब सोमवंश पहले चला होगा थोहरचंद से, है ना। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है, इस तिथि से हमें पता चलता है कि सोमवंशी मतलब वंशीय लोगों ने जो है पहले यहाँ पे नींव डाली थी और उसके बाद थोहरचंद 1262 में आया था। ठीक है। अतः हर्षदेव जोशी चंद राजाओं के चाहे जितने निकट संपर्क में रहे हो, काचत्य देव के ताम्रपत्र के विवरण के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त इस विवरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि साफ साफ डेट दिख रही है ना कि थोहरचंद की जो डेट है वो 1262 बता रही है। और अगर हम काचत्य देव का लेख देखें, ताम्रलेख, तो उसमें हमें 1223 में सोमवंश के होने का पुष्टि होती है। ठीक है। तो इसके आधार पर हम नहीं मान सकते कि थोहरचंद चंदवंश का संस्थापक रहा होगा। अब दूसरी घटना की अगर हम बात करते हैं तो थोहरचंद के कुमाऊं आगमन की तिथि मतलब हमने ऊपर देखा था 350 वर्ष पूर्व इंगित की गई थी, जबकि सूचना देने की जो तिथि है वो 1818 ईस्वी है ना। अब सूचना देने की तिथि 1818 ईस्वी है और 350 वर्ष पूर्व हमें इंगित करता है, तो ये भी एक मतलब बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि साफ साफ हमें दिख रहा है। सर्वप्रथम तो पिता और पुत्र का कालांतर 350 ईस्वी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तथा द्वितीय 1818 में से 350 घटाने पर हमें 1468 मिलता है। ठीक है। अगर हम 1818 में जो हमें जानकारी मिली है, अगर उसमें से हम 350 घटाते हैं तो हमें 1468 प्राप्त होता है ना। तो 1468 में कहीं से भी इन लोगों के राजा होने के बारे में हमें नहीं दिखता है, क्योंकि 1468 में परवर्ती राजा विक्रमचंद की प्रामाणिक तिथि हमें 1423 ईस्वी में दिखाई देती है। तो इसका मतलब 1400 ईस्वी के समय पे ये विक्रमचंद जो है इसकी प्रामाणिक तिथि प्राप्त होती है। तो वहाँ पे भी हम थोहरचंद को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमें चंद वंश देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह अधिकारपूर्ण कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में थोहरचंद को चंदवंश का संस्थापक ठहराना अनुचित है। ठीक है। तो ये जो भी प्रमाण हमने देखे हैं 1262 से 1223, मतलब कि हमें जहाँ भी थोहरचंद के बारे में दिखता है, हमें उससे पहले की जो सूची है उसमें हमें चंदवंश के बारे में देखने के लिए मिल जाता है। तो हम इन सब विश्लेषणों के आधार पर यही तय कर सकते हैं कि चंदवंश जो है थोहरचंद से पहले आया, मतलब पहले सोमवंशीय लोग आ गए थे, यानी कि सोमचंद जो है पहले आया था थोहरचंद से। ठीक है। तो ये सब देखने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ब्रह्मदेव कत्यूरी और सोमचंद समकालीन थे। अब यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रह्मदेव और सोमचंद एक मतलब समकालीन थे। अब कैसे थे ये तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पंडित बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन सोमचंद के कुर्मांचल आगमन की तिथि। ठीक है। बद्रीदत्त और एटकिंसन जी के अनुसार ही, मतलब बद्रीदत्त और एटकिंसन जी ही मानते हैं ना कि सोमचंद जो है चंद्रवंश का संस्थापक था। तो उनके अनुसार जो है सोमचंद कब आया था, 700 ईस्वी में आया था, 700 ईस्वी तथा 953 ईस्वी मानते हैं। ठीक है। अगर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो वो 700 ईस्वी मानते हैं सोमचंद के आगमन की तिथि कुमाऊं में, और 953 एटकिंसन जी मानते हैं। तो अगर हम ब्रह्मदेव को सोमचंद का समकालीन मान भी लें तो सोमचंद की तिथियों को ही ब्रह्मदेव के शासन की तिथि हमें मानना पड़ेगा, है ना। अगर हम मानते हैं कि सोमचंद और ब्रह्मदेव की सेम तिथियां हैं तो समान तिथियां तो होंगी आसपास की, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ये तिथियां हमें उचित प्रतीत नहीं होती हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबा फासला इनकी तिथियों में है। डॉक्टर DC सरकार ने कत्यूरी सम्राट ललित सूर्यदेव का संभावित शासनकाल उसके पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के आधार पर 9वीं शताब्दी का तृतीय तथा अंतिम चतुर्थांश में सम्राट ललित सूर्यदेव के पुत्र सम्राट भूदेव का शासनकाल निर्धारित किया है। ठीक है। अब हम अगर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र देखें तो उसमें 9वीं शताब्दी का जो तृतीय और अंतिम चतुर्थांश है वहाँ पे हमें ललित सूर्यदेव के पुत्र सम्राट भूदेव का शासन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब हमें 9वीं शताब्दी में अगर सम्राट भूदेव का शासन मिलता है तो हम कैसे मान लें कि उस समय पे ब्रह्मदेव या फिर सोमचंद का शासन रहा होगा, क्योंकि हमें इस पांडुकेश्वर ताम्रलेख में तो हमें भूदेव का शासन देखने के लिए मिल रहा है। तो उनका विश्वास है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में सम्राट ललित सूर्यदेव के पिता इष्टगण देव और पितामह मिंबर कत्यूर में शासन कर रहे होंगे। ठीक है। तो उनके अनुसार, मतलब अगर हम पांडुकेश्वर लेख देखें तो इसके अनुसार इष्टगण देव और पितामह
मेंबर जो है ये लोग कत्यूर में शासन कर रहे होंगे। तो डॉक्टर सरकार द्वारा निर्धारित सम्राट ललित सूर्यदेव के शासनकाल को स्वीकार करने पर पंडित बद्रीदत्त पांडे द्वारा निर्दिष्ट सोमचंद के कुर्मांचल आगमन की तिथि हमें कुछ गलत सी प्रतीत होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पांडुकेश्वर ताम्र लेख को अगर हम देखें तो यहाँ पे भूदेव का शासन हमें देखने के लिए मिल रहा है 9वीं शताब्दी में। तो हम कैसे इसको मान सकते हैं कि सोमचंद का आगमन 700 ईस्वी होगा, मतलब आया होगा सोमचंद, लेकिन जो ये तिथि है हो सकता है ये तिथि हमें भ्रमित कर रही है और ये गलत प्रतीत हो रही है। क्योंकि अगर हम सारे साक्ष्य जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनको हम देखें तो यहाँ पे तिथियों की वजह से ही हमें जो है पूरा इतिहास भ्रमित कर देता है। अब साथ ही हम ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्र लेखों में एवं उसके उत्तराधिकारियों के पांडुकेश्वर व बागेश्वर शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मदेव कत्यूरी तथा ललित सूर्यदेव के पुत्र सम्राट भूदेव के मध्य, अब वो कह रहे हैं जो हमारा बागेश्वर शिलालेख है और पांडुकेश्वर ताम्र लेख है उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रह्मदेव और ललित सूर्यदेव का जो पुत्र भूदेव था उनके इन दोनों के बीच में सलोड़ादित्य, इच्छरदेव, पद्मदेव, सुभिक्ष राजदेव और देवपाल देव, ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्मदेव और सम्राट भूदेव के बीच 6 कत्यूरी राजाओं का राज्यकाल हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि 6 राजाओं का राज्यकाल इन दोनों के बीच में, यानी कि बहुत बड़ा गैप है भूदेव और ब्रह्मदेव के बीच में। तो इसमें से 5 राजा जो है जिन्हें सम्राट की उपाधि मिली थी। इस आधार पर ब्रह्मदेव का संभावित शासनकाल स्थूल रूप से 11वीं शती के किसी समय माना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रह्मदेव का शासनकाल जो है बाद में मानते हैं, यानी कि 11वीं सदी हम मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले की हम नहीं मान सकते हैं। इस दिशा में यह आवश्यक है कि सोमचंद के कुर्मांचल आगमन को भी हमें 11वीं सदी ही माना जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वो क्या कह रहा है कि क्या ब्रह्मदेव और सोमचंद समकालीन थे, अगर ये पांडुकेश्वर और बागेश्वर शिलालेख देखने के बाद हमें ये अगर पता चलता है कि ब्रह्मदेव और भूदेव के बीच 6 सम्राट और थे जिन्होंने शासन किया था, तो इस हिसाब से ब्रह्मदेव का शासनकाल हमें 11वीं शताब्दी मानना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि क्या ब्रह्मदेव और सोमचंद समकालीन थे, तो अगर वो समकालीन होंगे तो इसका मतलब सोमचंद का भी शासनकाल हमें 11वीं या फिर आगमन की तिथि 11वीं सदी को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सोमचंद की उत्तराखंड यात्रा भी हमें जो है 11वीं सदी की ओर इंगित करती है। शंकराचार्य जी के पूर्व उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। अगर हम बात करें शंकराचार्य जी से पहले, जब शंकराचार्य जी यहाँ पे आए तो उससे पहले हमारे उत्तराखंड में बौद्ध धर्म जो है प्रचलित था। राजा कांचत्य देव का ताम्रपत्र इसका प्रमाण है, ठीक है। राजा कांचत्य देव का अगर हम ताम्रपत्र पढ़ते हैं तो उससे हमें ज्ञात होता है कि शंकराचार्य जी से पहले यहाँ पे किसका बोलबाला था, बौद्ध धर्म का। तो शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने यहाँ पे जो है दोबारा से हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की थी। तो इस प्रकार थोरचंद की तिथि जो है 1262 के पहले 1223 ईस्वी में कुर्मांचल में सोमवंशियों की पूर्व उपस्थिति से थोरचंद के संस्थापक होने की संभावना जो है समाप्त हो जाती है ना। हमने देखा था वहाँ पे जो हमें तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था उससे कि जो हमारा थोरचंद था उसकी तिथि 1262 दिखती है, लेकिन 1262 से पहले की तिथि हमें सोमवंश के होने का संज्ञान देती है, ठीक है। तो सोमचंद से संबंधित समस्त परिस्थितियों का गंभीर विश्लेषण तथा साक्ष्य एकमत से इस विवादाग्रस्त चंद राजा के चंदवंश का आदि पुरुष की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमें थोरचंद के बारे में देखने के लिए मिलता है वो हमें प्रायः गलत ही हमें प्राप्त होता है। जैसे ही अगर किसी ने माना कि थोरचंद उस टाइम संस्थापक था तो कोई दूसरा ताम्रपत्र या कोई दूसरे साक्ष्य से हमें वो स्थिति जो है गलत सी प्रतीत होती है। तो इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार सोमचंद के कुर्मांचल आगमन की तिथि के संबंध में यह ज्ञातव्य है कि 1031 ईस्वी में अपने भारतीय अभियान में सुल्तान महमूद गजनवी के उत्तर भारत में, तो क्या हुआ था कि अगर श्यामलाल के अनुसार जब सोमचंद्र आया था, यानी कि हमने अभी पीछे देखा 11वीं सदी माना ना हमने, तो अगर हम देखें तो 1031 11वीं सदी के टाइम पे यहाँ पे महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया था हमारे भारत में। किस किस एरिया में? उत्तर भारत में किया था, मेरठ, मथुरा, कन्नौज।
तो यहाँ पे आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जब उन्होंने आक्रमण किया तो जो राजपूत थे वो प्रचुर मात्रा में वहाँ से पलायन कर गए। अब यार राजपूतों के वहाँ पे कोई बाहरी शक्ति का आक्रमण हो गया तो वो तो भागेंगे ही ना वहाँ से। तो वो लोग जो है उन्होंने वहाँ से पलायन किया, और पलायन करते हुए वो संभव ही है कि आपातकाल में, मतलब जब ऐसी स्थिति आई होगी तो कोई राजपूत सरदार अपना भाग्य आजमाने के लिए उत्तर की ओर आ गया होगा, कोई राजपूत, ठीक है। वहाँ से पलायन करके जब वहाँ पे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो वहाँ पे से कोई राजपूत जो है उत्तर की तरफ आ गया होगा। और उत्तर की तरफ जब वो आया कत्यूरियों के राज में, तो उसने देखा कि यहाँ पे तो स्थिति बिल्कुल उथल पुथल है, एकता की जो है यहाँ पे बिल्कुल कमी है इस राज्य में। तो उसने जो है, और यहाँ का जो शासक सम्राट ब्रह्मदेव है वो भी बहुत दुर्बल शासक है। तो ये सब स्थितियाँ पाकर उसने जो है यहाँ पे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया और स्वयं कालांतर में कत्यूरी नरेश की कन्या से विवाह करके जो है वो चंपावत का शासक बन गया होगा। तो यह भी संभव है कि यह राजा सोमवंशी होने के कारण कालांतर में सोमचंद के नाम से विख्यात हुआ हो, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि महमूद, अगर हम 11वीं सदी को सही प्रमाण के तौर पर 11वीं सदी को सोमचंद के आगमन की तिथि मानते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और कई राजपूत जो है पलायन करके उत्तर की तरफ आए थे। उनमें से एक जो है अपना भाग्य आजमाने के लिए कत्यूरी राजवंश की तरफ को बढ़ा होगा। और यहाँ पे आके उसने जब देखा कि यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट है, इस राज्य में कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसका राजा भी, कत्यूरियों का जो नरेश है वो भी बिल्कुल वो है बेकार ही है फिर। और उसने देखा कि अयोग्य शासक है, उसकी कोई मान नहीं रहा है, प्रजा अपनी मर्जी चला रही है। तो उसने जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके यहाँ पे जो है उसकी पुत्री से विवाह करा और अपने अंडर इस राज्य को ले लिया होगा, चंपावत वाले एरिया को। तो आज हमने जो है ये दो चीज़ें हमने देखी कि कैसे सोमचंद थोहरचंद को जो है इतिहासकारों ने चंद्रवंश का संस्थापक मानते हुए ये सब कारण दिए हैं कि किसी ने, जिसने अगर थोहरचंद को माना है तो उसने क्यों थोहरचंद को मारा है, और अगर किसी ने सोमचंद को माना है तो उन्होंने क्यों माना है सोमचंद को। तो उन्होंने अपने अपने रीज़न दिए हैं। जैसे अटकिंचन और बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है तो उन्होंने अपना रीज़न दिया है, अलग अलग स्टोरीज़ उन्होंने बताई हैं, और फिर जो स्टोरीज़ के अलावा जो साक्ष्यों में मिला है वो भी उन्होंने बताया है। तो ये चीज़ें बताने के बाद फिर थोहरचंद के बारे में देखा, तो थोहरचंद के बारे में भी जो है बहुत से इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये मत जो है थोहरचंद को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। तो इस आधार पे सोमचंद को जो है चंद्रवंश का संस्थापक मानना उचित समझा गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है कल के लेक्चर में देखेंगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है। सोमचंद की तिथि हम पढ़ने वाले हैं कि क्या तिथि सोमचंद की मानी गई है। उसके बाद सोमचंद से त्रिलोकचंद तक जो चंद्रवंशी राजाओं का शासनकाल रहा है वो हम देखेंगे, मूल स्थान उनका कहाँ पर था और चंद राजाओं ने कहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और कितने एरिया में शासन किया, क्या क्या उन्होंने अपने राजकाल में किया, वो सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को, अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज इससे बढ़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।